हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, कैसे निकालते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमने सीखा था। दो तरह के टाइप्स होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, उसका यूनिट हमने निकालना सीखा था। ठीक है, तो रेट के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख लेंगे ROR। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों। सबसे पहले आता है हमारा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है? ठीक है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। सेकंड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड होता है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कितना है? अभी हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस में आपको बताऊंगी, सारे पॉइंट समझाऊंगी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। एंड लास्ट है आपका टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है और इन्हें अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। सबसे पहले बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। ठीक, देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आयनिक रिएक्टेंट है, हमारे पास कोई आयनिक रिएक्टेंट है। ठीक है, आयनिक हो सकता है या कोवेलेंट हो सकता है। ठीक है, आयनिक है, कोवेलेंट है, किस तरह का रिएक्टेंट है? जैसे आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, वो जनरली बहुत फास्ट होती हैं, उसमें हमें रिजल्ट एकदम से मिल जाता है। रेट मैंने आपको बताया था, रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट क्या होता है? रेट फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रेट हमने उस दिन पढ़ा था। रेट क्या था बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसे हम रेट कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर रेट को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने लिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारा रिएक्टेंट आयनिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं AgNO3। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन करा दिया। अब ये कैसे कंपाउंड्स हैं बच्चों? ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयंस बने हुए होते हैं। आयंस, जैसे इसमें बच्चों आयंस ये बने हुए हैं, जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होती है मीडियम में इनको डालते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। ऐसे यहाँ पर सिल्वर आयन है, नाइट्रेट आयन है, क्या होगा? फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम NaNO3 के साथ हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आपको फटाफट से मिल जाएगा, एंड NaNO3। तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें आयंस जो होते हैं बहुत जल्दी, जैसे ही आप इन्हें एक्वस मीडियम में डालेंगे, सेपरेट हो जाते हैं और फटाफट रिएक्शन करते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए तो यहाँ पर आयनिक रिएक्टेंट के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, वो कैसा है बच्चों? ज़्यादा है, हाई है। ठीक, अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो कोवेलेंट है। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट कोवेलेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोवेलेंट रिएक्टेंट के लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन के बीच में। अब यहाँ आप देख रहे हो ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, ये बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ बॉन्ड का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसमें टाइम लगता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होने में टाइम लगता है, इसलिए ये वाला जो रिएक्शन होता है थोड़ा स्लो होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट रिएक्टेंट के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक रिएक्टेंट हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, हाई होगा, और अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो नेचर पर इस तरह से ये डिपेंड कर रही है। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो सेकंड है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड फैक्टर ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है? जनरली बच्चों, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख दिया मैंने, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और यही वाला रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और इससे हमारा अमोनिया बन रहा है, यही रिएक्शन हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट ले लिया। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सपोज देखिए कम है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, हमने नाइट्रोजन, तो आयंस जो भी एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन भी होगा प्रेजेंट, हाइड्रोजन ले लिया हमने, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, रिएक्शन कर दी, कंसंट्रेशन इतनी ले ली, रेट ऑफ रिएक्शन हम देख लेंगे इसमें कितना है। अब हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से। अब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों, तो उससे उनके बीच में होने वाला जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है। कभी भी एक कोलिजन थ्योरी होती है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बदलता है। देयर इज कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब रिएक्टेंट शुरू होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो वो कोलिजन जितना ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, तो कोलिजन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर लेस कोलिजन होगा, कोलिजन कम होगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो गया, कंसंट्रेशन जब आपने बढ़ाई तो उससे क्या चीज़ बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गया। कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये बढ़ गया। कोलिजन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उससे प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहले मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो हमने पढ़ा आयनिक एंड कोवेलेंट के केस में, आयनिक में फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, कोवेलेंट में कम होगा। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
कंसंट्रेशन से रिलेटेड बच्चों डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, ये हम बाद में एक वीडियो में बनाऊंगी, उसमें आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही केवल नोट करिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू, इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन, ठीक है। कोलिजन बिटवीन, किसके बीच में बढ़ जाता है, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को। सेकंड फैक्टर हो गया। अब थर्ड फैक्टर हमारा क्या था, थर्ड फैक्टर था हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, देखो थर्ड फैक्टर हम ले रहे हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते हैं बच्चों, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट का अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए हमारे पास एक कप चाय है, ठीक है, एक कप चाय ले ली हमने इसमें, ठीक, और ये हमने यहाँ पर चाय ले ली, इसमें चाय ले ली, ठीक है, ये टी ले ली। अब इसमें आपको शुगर मिलानी है। अगर शुगर आपके पास बड़े बड़े क्यूब्स में है, इस तरह से है, ये आपके पास शुगर है, ये क्या है, ये शुगर है, ठीक है, और एक आपने शुगर पाउडर्ड फॉर्म में ले रखी है। ये तो आपको मालूम है कि सॉलिड फॉर्म से ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में अगर कोई मटेरियल है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमने पाउडर्ड फॉर्म में ले रखी है शुगर, पाउडर्ड शुगर है ये, और ये क्यूब्स हैं शुगर के। तो आप खुद सोचिए कौन सी शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी इस कप में। डेफिनेटली जो पाउडर्ड शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उन्हें घुलने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। जो पाउडर्ड फॉर्म में जो शुगर है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसलिए वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं ना कि सरफेस एरिया अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज कर देते हैं तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के लिए फोर्थ पॉइंट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर कैसे इफेक्ट करता है, देखो बच्चों, कैटलिस्ट जो करता है, पहले तो कैटलिस्ट होता क्या है ये मालूम होना चाहिए आपको। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्टेंट को स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप भी कर देता है, डाउन भी कर देता है, बट हम डाउन वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो स्पीड कम भी कर देते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, रिएक्शन की स्पीड अप कर देगा। तो कैटलिस्ट होता क्या है बच्चों, सबसे पहले कैटलिस्ट increases the rate of reaction without taking part in the reaction, ठीक है। रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट करे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब ये एक्चुअली करता क्या है,
ठीक है, क्या करता है जिससे ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? एक्चुअली ये करता क्या है बच्चों, कैटलिस्ट रिएक्शन को होने के लिए एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करता है। एक तो बिना कैटलिस्ट के अगर रिएक्शन हो रही है सपोज, तो उसके लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की हमें ज़रूरत है, बहुत मुश्किल उसका मैकेनिज्म है। तो कैटलिस्ट जब रिएक्शन में डाल देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। चेंज करने की वजह से क्या होता है, वो मैकेनिज्म आसानी से हो जाता है, दूसरा मैकेनिज्म आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक ग्राफ बनाती हूँ मैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखो सपोज हमने एक ग्राफ ले लिया, यहाँ पर हम ले रहे हैं एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी ले लिया, यहाँ पर हमने रिएक्शन का पाथ ले लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब देखो सपोज यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ हमने ले रखे रिएक्टेंट्स और यहाँ हमारे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्टेंट है। अब ऐसे नहीं बनेगा, पहले रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। रिएक्टेंट की बच्चों कभी भी एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी कभी भी आपको जीरो नहीं लेनी है। रिएक्टेंट की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ एनर्जी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ नीचे नहीं बनाना है। ठीक है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है। ठीक, अब क्या होता है, इनके बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी भी मैंने बताया आपको, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है ना। तो इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज इतनी बढ़ गई तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, ये जो एनर्जी आप देख रहे हो बच्चों, ये इतनी एनर्जी, ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी बढ़ी। ठीक है, ये एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA से हम इसे डिनोट करते हैं। ये क्या है आपकी, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद फिर फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब मान लीजिए, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हो बच्चों, ये एक तरह से एनर्जी बैरियर है। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम है एनर्जी, मान लीजिए, तो अगर एनर्जी कम होगी उन रिएक्टेंट की तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनेगा तो बच्चों प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये एक तरह से एक एनर्जी बैरियर है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इस एनर्जी के जितनी एनर्जी होगी, केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी बैरियर हो गया। अब ये जो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, ये जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसे क्रॉस करना उतना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना मुश्किल से रिएक्शन होता है, उतना स्लो रिएक्शन होता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सपोज ये है विदाउट कैटलिस्ट। मान लीजिए ये हम रिएक्शन जो करा रहे हैं, ये एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। सपोज वो रिएक्शन ऐसे ना होकर इस तरह से हो गई, ठीक है, ऐसे हो गई, तो यहाँ पर आपने देखा इसने क्या किया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, यहाँ तक थी, अब उसने कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी का बैरियर कम हो गया, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी पार कर लेंगे उसको, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली कैटलिस्ट, जैसे क्वेश्चन आता है हाउ डज कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। उसका आंसर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिए कि कैटलिस्ट लोअर्स the activation energy, catalyst lowers the activation energy।
ठीक है बच्चों, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए और ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया कैटलिस्ट का इफेक्ट। अब लास्ट इफेक्ट पढ़ते हैं हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, लास्ट फिफ्थ जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर में भी बच्चों देखो, टेम्परेचर भी जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ जाता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। इसका भी रीज़न वही हो सकता है, आप अगर किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा। ठीक है, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। एंड इट वॉज फाउंड दैट, क्या देखा गया कि फॉर 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं किसी भी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए 20 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी रिएक्शन का रेट मान लीजिए 5 है। ठीक है, रेट की यूनिट लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया 5। मान लीजिए मैं इस टेम्परेचर को चेंज करके कर देती हूँ 40 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो रेट इसका डबल हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 10 डिग्री टेम्परेचर, अगर आप फिर अगेन 10 बढ़ाएंगे 50 डिग्री कर देंगे, फिर से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, इस पर एक क्वांटिटेटिव इक्वेशन आर्हीनियस ने बताई थी, पर वो थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में जब बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।